हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 7। कहानी का टाइटल है चाहत का अतरंगी डांस। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हे फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक न्यू स्टोरी स्टार्ट की है, ऑब्सेशन। यह एक अडल्ट स्टोरी है। अगर आप इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ 50 लाइक्स को कंप्लीट कीजिए। ये टास्क बहुत ज़रूरी है ताकि मैं इस स्टोरी का अगला पार्ट आप सभी के लिए लेकर आ पाऊँ। ये मेरा प्रोमो है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए अब हम अपनी इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चाहत के इस तरह से ऊपर चढ़ जाने से रेहान हड़बड़ा गया। उसे लगा शायद अभिमन्यु आ गया है। उसी वजह से डर के मारे चाहत ऐसी खड़ी हो गई, वो भी खड़ा हो गया, वो भी पूरे सावधानी से। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहुत टाइम बीत गया था। तभी रेहान को अभिमन्यु की आवाज़ नहीं आई तो वो धीरे से पीछे देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था। फिर वो हर तरफ देखने लगा। उसने चाहत को देखा जो अब भी उसी पोजीशन में वैसे ही देख रही थी। रेहान, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई? चाहत बहुत धीरे से, आप चिल्लाए क्यों? मैं डर गई थी। चाहत के डरने वाली बात सुनकर रेहान उसे शॉक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा और उसे कहता है और अपने मन ही मन सोचता है, यार ये बच्ची मुझसे डर गई। अरे मेरे जैसा क्यूट बंदा, मतलब इसे दिया लेके भी ढूंढने से नहीं मिलने वाला। उसने चाहत को देखकर कहा, कुछ नहीं, तुम नीचे उतरो। चाहत उसे देखते हुए चुपचाप उतर कर बैठ गई। तभी रेहान थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहता है, हे क्यूटी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? क्या तुम्हें डांस करना आता है? चाहत को रेहान का उसे क्यूटी बोलना बहुत अच्छा लगा। वो चहकते हुए कहती है, हाँ मुझे डांस करना आता है ना, आपको भी आता है क्या? रेहान अपने बालों में हाथ फिराकर और ज़माना देखता रह जाता है रेहान के डांस को। सबके सब मेरे सामने चाय कम पानी है। चाहत बहुत एक्साइटेड होकर कहती है, वाओ आप तो बहुत टैलेंटेड हो, चलो चलो डांस करते हैं। दोनों ने बहुत देर तक बातें की। बातों बातों में उनका लंच भी हो गया। खाते टाइम भी वो बस ऐसे ही बकबक किए जा रहे थे। उसमें अभिमन्यु की बुराई भी शामिल थी। फिर दोनों हॉल में साइड के हिस्से में जाते हैं जहाँ कोई सामान नहीं था। रेहान ने चाहत को एक सॉन्ग प्ले करने को बोला तो चाहत ने एक सॉफ्ट सी म्यूजिक प्ले की जो टाइम के साथ बहुत ही फास्ट होती जा रही थी। चाहत उस सॉन्ग में परफेक्टली डांस कर रही थी। उसका हर एक मूव बहुत ही स्मूथ था। इस टाइम सच में वो किसी एक एंजल की तरह दिखाई दे रही थी। चाहत को सालसा बहुत अच्छे से आता था। उसमें वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह ही डांस करती थी। रेहान आंखें फाड़े मुंह खोले बस उसे ही देख रहा था। वो तो जैसे अपनी आंखों को झपकाना ही भूल गया था। म्यूजिक बंद होता है और चाहत स्लो मोशन में अपना ये खूबसूरत सा डांस खत्म करती है। वो एक एलिगेंट वाला पोज देखती है। उसने रेहान को देखा, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे स्टैचू कर दिया हो। चाहत उसके पास गई और उसके कंधे को पकड़कर हिलाती है और रेहान अपने होश में आया। चाहत चहकते हुए, कैसा लगा आपको मेरा डांस? रेहान थोड़ा ड्रामा करते हुए, अच्छा था पर उतना भी नहीं। इसे तुम डांस कहती हो? चाहत कंफ्यूजन से, तो आप कैसे डांस करते हो? मुझे बताओ, मैं भी करूँगी। उसकी बात सुनकर रेहान ने पहले उसे गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर ऊपर चला गया और कुछ मिनट के बाद ही वो नीचे आ गया। उसके हाथ में एक हुडी थी जो वो अभिमन्यु के रूम से लाया था। उसने वो हुडी चाहत के हाथों में दे दी और चेंज करके आने को बोला। चाहत भी उसकी बात मानकर ऊपर चली गई चेंज करने। रेहान भी अपने कमरे में चला गया। कुछ टाइम के बाद दोनों आमने सामने थे। चाहत ने एक वाइट हुडी डाली हुई थी, वो वही रेहान ने डार्क ब्लू। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। चाहत तो एक्साइटमेंट के कारण बस उसे ही देखी जा रही थी, लेकिन रेहान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो चाहत को अपना कॉम्पिटिटर समझता हो। उसने एक डिस्को वाला सॉन्ग प्ले कर दिया और अपने कला का प्रदर्शन करने लगा। चाहत उसे नाच समझी से देखने लगी तो रेहान ने उसे स्टेप सिखाया। रेहान, वैसे तो मैं अपना टैलेंट किसी को और किसी के साथ भी नहीं बांटता,
पर तुम मेरी मुमताज की सहेली हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये रेहान ज़रूर डांस सिखाएगा। फिर उसके बाद उन दोनों ने बहुत सारे सॉन्ग में डांस करने लगे। शेरा तो अपनी हंसी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। रेहान ने उन्हें बता दिया था कि अभिमन्यु के आने से पहले वो हमें इन्फॉर्म कर दे। शेरा तो रेहान की कही हुई बातों को भूलकर बस मस्त अपने सामने के शो को एंजॉय कर रहे थे। तभी डोरबेल की आवाज़ आई। शेरा गेट के पास ही खड़े थे। वो बेख्याली में ही डोर को ओपन कर देते हैं। जब उन्होंने अपने सामने अभिमन्यु को देखा तो हैरान हो गए। इन प्रेजेंस रेहान और चाहत सबसे बेखबर बस अपनी ही धुन में नाचे जा रहे थे। शेरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। अभिमन्यु एक बार उन दोनों को देखता है तो एक बार अपने हॉल को। तभी डांस करते करते ही रेहान की नज़र अभिमन्यु पे पड़ गई, जो उसे घूर रहा था। वो तो वहीं पे जैसे बर्फ की तरह ही खड़ा हो गया। रेहान ने तिरछी नज़रों से चाहत को देखा, जो अभी भी डांस कर रही थी और साथ ही गा भी रही थी। शट अप एंड बैंड ओवर ये लेट यू बक्का डू द टॉकिंग ओवर सो पैक अप एंड बैंड ओवर लेट यू बक्का do the talking over say ten 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 ten। चाहत की धुन जो गाना खत्म होने के बाद भी बज रही थी। तभी चाहत भी फुदकते हुए रुक गई। उसने रेहान को देखा जो चुपचाप खड़ा था। फिर उसकी नज़रें अपने पीछे की। जैसे ही उसकी नज़र अभिमन्यु पर गई वो वहीं फ्रीज हो गई। अभिमन्यु चल के दोनों के पास आया। पहले उसने रेहान को घूरा। रेहान उसके ऐसे घूर के देखने से अपनी बत्तीसी को चमका देता है। फिर अभिमन्यु उससे घूर कर खो चाहत की तरफ बढ़ जाता है। वो जाकर चाहत के सामने खड़ा हो गया। चाहत ने हल्के से अपना सिर निकालकर अभिमन्यु के पीछे देखा, जहाँ रेहान थोड़ा थोड़ा करके पीछे खिसक रहा था। अभिमन्यु ने मन में, वहीं चाहत ने मन ही मन सोचा, ये तो कितने बुरे हैं, डेविल के आते ही मुझे छोड़कर जा रहे हैं। फिर वो अपना सिर नीचे कर लेती है। अभिमन्यु इसे ध्यान से देख रहा था। वो बहुत क्यूट दिख रही थी। तभी वो चाहत के माथे पे एक उंगली से टैप करता है, जिससे चाहत को थोड़ा दर्द होता है। तो वो अपने हाथों से माथे को मसलने लगती है और पाउट बनाकर अभिमन्यु को देखती है। अभिमन्यु, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें घर में रहने दूं, तो तुम अपने हाथ का टेस्टी खाना खिलाओगी, इसलिए आज का डिनर तुम ही बनाओगी, समझी? इतना बोलकर फिर अभिमन्यु उसके माथे पर टैप करता है। चाहत का तो चेहरा ही लटक गया और इधर अभिमन्यु ऊपर चला जाता है। चाहत धीरे धीरे चलकर किचन की तरफ जाती है। वो इधर उधर देखती है और खाना बनाने लगती है। रात को तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शेरा, अभिमन्यु और रेहान। टेबल के ऊपर 4 बाउल थे, जिनमें ऊपर ढक्कन लगा हुआ था। रेहान को भी पता चल गया था कि डिनर चाहत ने बनाया है, तो वो खुश होकर बोलता है, हे क्यूटी, तुमने 4 डिशेस बनाई हैं। रेहान ने ऐसे क्यूटी बोलने पर अभिमन्यु से देखने लगता है। वहीं चाहत मुस्कुराते हुए, हाँ हैंडसम, आप खाकर बताना कैसा लग रहा है, ओके? अब तो अभिमन्यु रेहान को और भी ज़्यादा ही घूर रहा था। रेहान, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे कच्चा ही चबा जाएगा? वैसे तेरी हरकतों के बारे में पता चल गया है मुझे। ये सब वो थोड़ा धीरे धीरे ही कह रहा था। रेहान, क्या बात है, आज तुम्हारे हाथ का खाना, ये बोल वो ढक्कन खोल देता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो दूसरा ढक्कन खोलता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। ऐसा करके वो तीनों ही बाउल्स के ढक्कन खोल देता है। शेरा, अभिमन्यु और रेहान एक दूसरे को देखते हैं, जैसे समझना चाहते थे कि ये क्या है। फिर वो सब चाहत को देखते हैं, जो मुस्कुराकर उन तीनों को देख रही थी। खैर, अरे देख क्या रहे हो, खाइए ना, बहुत टेस्टी बनी है। अब मैं बताती हूँ चाहत ने क्या बनाया था। उसने 4 प्लेट मैगी बनाई, वो भी एक एक करके, थोड़ा ज़्यादा, इतना भी नॉर्मल, थोड़ा कम खाने वाले का पेट तो भर ही जाता।
उसे खाना बनाना आता था। चाहत ने पूरी तरीके से सच कहा था, पर खाने में उसे सिर्फ यही बनाना आता था। उसने किचन में जितनी भी पैकेट मैगी के थे सबको एक बार अलग अलग 4 पैकेट में डिवाइड कर लिया और उन्हें बना दिया। रेहान, हम ये खाएंगे? चाहत, यही तो मैंने बनाया है। शेरा अभिमन्यु की तरफ देखते जो मैगी को देख रहा था। शेरा अभिमन्यु से, मैं खाना बना लेता हूँ, जल्दी से बन जाएगा। अभिमन्यु, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आज यही खाना खाएंगे। रेहान बस देख रहा था, तभी अभिमन्यु उसे घूरता है और रेहान, खा रहा हूँ यार, खा रहा हूँ। चाहत भी बैठकर खाने लगती है। उसने 5 मिनट में ही खत्म कर दिया, फिर सर उठा के तीनों को देखकर चुपचाप धीरे खा रहे थे। रेहान, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्यूटी, आज तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सालों के बाद ही मैगी खाई है। चाहत, अरे थैंक यू, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कभी और भी बना दिया करूँगी, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर रेहान जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं। चाहत उसे देखने लगती है। रेहान, मेरा मतलब कि तुम ऐसे बनाओगी, जब मन करेगा तो अपने लिए थोड़ा बना लेना, ठीक है? चाहत भी ज़्यादा न सोचते हुए हाँ कह देती है। डिनर करने के बाद सब सोने चले जाते हैं। आज अभिमन्यु ने चाहत को डरा धमकाकर उसके रूम में ही सुला दिया और खुद अपने रूम में आकर लेट गया। करीब रात के 1 बजे अभिमन्यु का डोर खुलता है। अभिमन्यु को पता था कि कोई आ रहा है और ये भी पता था कि कौन है। चाहत रूम के अंदर जाती है और अभिमन्यु को उठाती है, पर अभिमन्यु अपनी आंखों को नहीं खोलता, वो बंद ही रखता है। चाहत जब देखती है कि अभिमन्यु नहीं उठ रहा तो वो अभिमन्यु के कंधे पर जोर से बाइट करती है। अभिमन्यु अपनी आंखें खोलकर चाहत को देखता है, जो क्यूट सा फेस बनाकर उसे ही देख रही थी। अभिमन्यु, क्या है ये, क्यों आई हो तुम? चाहत अभिमन्यु के शर्ट के कोनों को पकड़कर, मुझे भूख लगी है। अभिमन्यु उसे आंखें चढ़ाकर देखता है। अभिमन्यु, तो इसमें मैं क्या करूं? रात बहुत है, जाकर सो जाओ, कल सुबह खा लेना। अभिमन्यु ऐसा कह देता है चाहत से। चाहत, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी खाना है। अभिमन्यु, ठीक है, जाकर किचन से कुछ खा लो और मुझे सोने दो। चाहत, पर किचन में तो कुछ नहीं है, मैंने देखा था, आप चलो ना थोड़ा। अभिमन्यु, मुझे नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुमको भूख लगी है तो तुम जाओ। अभिमन्यु, जब अभिमन्यु नहीं मानता है तो चाहत उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके हाथों को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो उसे हिला भी नहीं पाती है। तभी अभिमन्यु उसे अपने हाथ से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे चाहत अभिमन्यु के ऊपर गिर जाती है। चाहत का चेहरा अभिमन्यु के सामने था और उसके हाथ अपने आप ही चाहत की गर्दन के पीछे चले जाते हैं। वो उसे और थोड़ा नीचे करके उसके ठंडे होंठों पे अपने होंठों को रख देता है और किस करने लगता है। ये किस बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल थी। चाहत की बॉडी में एक करंट सा लगा। उसे अभिमन्यु के ऐसा करने से कुछ फील हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। अभिमन्यु की आंखें बंद थी, पर चाहत अपनी आंखों को खोलकर अभिमन्यु के चेहरे को देख रही थी। कुछ समय के बाद जब चाहत को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभिमन्यु उसे छोड़ देता है। चाहत वैसे ही जोर जोर से सांसें लेने लगती है। अभिमन्यु उसे गौर से देख रहा था। चाहत खुद की सांसों को काबू करके, ये आपने क्या किया? अभिमन्यु, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? चाहत ना समझी से, पता नहीं, पर मुझे कुछ हो रहा था। अभिमन्यु के हाथ अब चाहत की कमर पे थे। अभिमन्यु, क्या हो रहा था? चाहत, मुझे नहीं पता, पर वो अजीब लगा। आपने क्या किया? अभिमन्यु मुस्कुराकर चाहत के माथे पे किस करके कहता है, किस? चाहत, आप ऐसा क्यों किस करते हो? कोई तो ऐसे नहीं करता है। वही अभिमन्यु कहता है, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर तुम्हें ऐसे किस बस मैं ही कर सकता हूँ। चाहत उसे देखती है और हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसे कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं आ रहा था, पर उसके ड्राइवर बोल रहा है तो सच ही होगा। तभी चाहत की नज़र अभिमन्यु के होठों पे जाती है तो वो अपनी उंगलियों से उसे टच करती है। अभिमन्यु कुछ नहीं कहता, वो बस उसे देख रहा था। अभिमन्यु, तुम्हें भूख लगी थी ना? तभी चाहत को याद आता है कि वो यहाँ पे क्यों आई थी। वो जल्दी से अपना सिर हिलाती है। अभिमन्यु उसे नीचे उतरने का इशारा करता है।
पर चाहत उसके इशारे को समझ नहीं पाती है तो वो उठती है और अभिमन्यु उसे वैसे ही उठाकर लेके जाता है। चाहत के दोनों पैर अभिमन्यु के कमर के चारों तरफ थे और उसका हाथ अभिमन्यु की पीठ पे। दोनों नीचे चले आते हैं और किचन में आ जाते हैं। अभिमन्यु किचन में देखता है और चाहत से पूछता है, क्या खाओगी तुम? चाहत सोचकर केक। अभिमन्यु से घूर कर देखता है, तुम्हें केक खाने की भूख लगी है? चाहत जल्दी से, नहीं नहीं, मुझे सच में भूख लगी है। अभिमन्यु से घूर कर देखता है। चाहत जल्दी से अपने पंजों के बल खड़ी होकर अभिमन्यु के गाल पर एक बेबी किस देती है। डेविल, बना दो ना प्लीज़। अभिमन्यु से देख फिर वहाँ से सामान लाता है जो केक के बाद के इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। चाहत उसे बता देती है उसे कैसा केक चाहिए तो अभिमन्यु बनाता है। थोड़े टाइम के बाद ही चाहत किचन की स्लैब पे बैठी हुई केक खा रही थी। केक छोटा सा था पर चाहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अभिमन्यु खड़े होकर उसे ही देख रहा था। चाहत ने उससे नहीं पूछा खाने के लिए। चाहत, डेविल, आप बहुत टेस्टी केक बनाते हो। अभिमन्यु, अच्छा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने केक बनाया है, वो भी टेस्टी? चाहत, अरे हाँ रुको, ये खाओ। ये बोलकर वो उसे केक का एक पीस बढ़ा देती है पर अभिमन्यु की नज़र चाहत की अपर लिप्स पे थी जहाँ थोड़ी सी क्रीम लगी हुई थी। अभिमन्यु आगे बढ़कर चाहत के होठों से क्रीम को लिक कर लेता है। चाहत उसे टुकुर टुकुर देख रही थी, फिर कुछ ना बोलकर खाने लगती है। केक खत्म हो जाने के बाद वो हाथ साफ करती है और अभिमन्यु के सामने खड़ी हो जाती है। अभिमन्यु समझ नहीं पाता कि चाहत क्या कहना चाहती है। तभी चाहत अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बोलती है, डेविल, गोदी। अभिमन्यु उसे देखता है फिर बिना कुछ बोले उसे उठा लेता है, वो भी पहले की तरह। उसके हाथ चाहत की कमर पे थे और चाहत ने अपना सिर अभिमन्यु के सीने पर रख आंखें बंद कर दी थी। अभिमन्यु ऊपर आया और चाहत के कमरे में उसे नीचे उतारने को बोला। चाहत नहीं उतरी, चाहत सो चुकी थी। अभिमन्यु उसे उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में चला आता है और सो जाता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। हर दिन चाहत रात को अभिमन्यु के साथ सोने की जिद करती पर अभिमन्यु उसे जैसे तैसे उसके रूम में ही सुला देता था। इन 15 दिनों में चाहत सबसे क्लोज हो चुकी थी। रेहान और चाहत की क्यूटी हैंडसम भी चलता रहता था और जैसे अभिमन्यु को चिढ़ तो होती ही थी पर वो कुछ कहता नहीं। अगर कहेगा तो रेहान का खुराफाती दिमाग जो चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी? आई होप आपको इस स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।